हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट क्रैकर्स पर। ये क्लास डेली हम लेके आते हैं, जो करंट अफेयर्स की हम सीरीज चला रहे हैं। तो डेली क्लास आपको ये सुबह 7 बजे मिलती है। इसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के टॉप 10 करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और विद एक्सप्लेनेशन प्लस स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल द करंट क्रैकर्स के ऊपर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये दिन बहुत अच्छा रहे आपके लिए। जो आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपने डिसाइड कर रखे हैं, उसको आप जरूर पूरा करें। और अपनी जो भी जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जल्द से जल्द सफल होने होए, ये मेरी कामना आपके साथ रहती है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके पास एक मोटिवेशनल कोट्स है कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। जो चीजें आपने सोची है या जो आपने ड्रीम किया है तो आप उसको कर भी लेंगे एक दिन। जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और वो आपने सोच लिया और मन में बिल्कुल एकदम से उतार लिया कि मैं इस एग्जाम में सफल हो जाऊंगा, यदि आपने ये ड्रीम कर लिया है तो ये 100% श्योर है कि वो आपको कायनात पूरी मेहनत करने में लग जाएगी कि आपको वो चीज कैसे कैसे दिला देगी। ठीक है, तो मेहनत करते रहिएगा, करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस देखते रहिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो नॉन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो उससे पहले शुरू करें तो एक आपका प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हर क्लास में। वैसे भी इसी क्वेश्चन का आज ये क्वेश्चन लेके आए हैं कि पढ़ाई विद एआई पहल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई। तो ये 4 ऑप्शन है जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो सही आंसर होगा वो उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, वहां पर। तो यदि क्लासें आपने प्रीवियस देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सीधा सा लग रहा होगा कि यही आंसर होगा। और नहीं देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आप पुरानी क्लासेस जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस पूरे महीने में क्या क्या चीजें हुई है। तो हम जल्द से जल्द इसका, जब ये अभी महीना खत्म होगा तो नेक्स्ट संडे को हम एक पूरा मैराथन क्लास लेके आएंगे। इसको पूरी सारी जो जितने क्वेश्चन बने हैं पूरे फरवरी महीने में वो सारे डिस्कस हम करेंगे एक एक करके। तो आज के 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस, पहला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कितने देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट को इंडोर्स किया, मतलब सपोर्ट किया। ठीक है, तो हर कोई कॉन्क्लेव या कोई भी समिट होता है तो उसके बाद एक देशों की सहमति दर्शाई जाती है। और इन देशों द्वारा एक कोई भी जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन होता है उस पे क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। तो हाल ही में जो इंडिया में एआई समिट हुआ है तो इस पे कितने देशों ने साइन किया था, तो इसका सही आंसर है 88। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों ने सपोर्ट किया या इंडोर्स किया कि इंडिया में जो भी मांगे हैं या जो भी चीजें हैं, इंडिया जिस चीजों पे काम करेगा उन पे सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ गया है? ये आपके भारत मंडपम में आयोजित हुआ। कहाँ पे? जो भारत मंडपम है दिल्ली में, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें ये था कि बहुत सारे देशों के जितने बड़े बड़े आपको ब्राजील के प्रेसिडेंट ऋषि सुनक, आपके आल्टमैन, सुंदर पिचई जैसे बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी डीलें आपको देखने को मिली थी, तो जिनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते आए थे पिछली क्लासों में। एल&टी ने किसके साथ क्या बनाया, कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ लग रही है, कौन सी गीगा फैक्ट्रीज लग रही है। तो ये सारी जो एआई का इम्पैक्ट था, एआई किस तरह से इंडिया को लीड करेगा, तो इस पे ये समिट आयोजित किया था। और इसका थीम था कि वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल नामक थीम पे ये काम हुआ था। और जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है वो 2026 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी वो इसको बोला जाता है। और इसमें था कि इसका 88 कंट्रीज ने इस पे यूनाइटली रेस्पॉन्सिबल एआई माना गया था। ठीक है, और हार्नेसिंग एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल गुड्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ऐसे एआई का निर्माण करना जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सोशल गुड्स हो, और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, जो समग्र विकास होता है, उसकी भावना को एआई आगे लेके बढ़े। तो इसमें 88 कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट को इंडोर्स किया, मतलब सपोर्ट किया। इसमें यूएस, यूके, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देश भी इसमें शामिल थे। और डिक्लेरेशन में 7 की पिलर्स थे जिन्हें 7 चक्रास बोला गया था। कितने की पिलर्स थे? 7, जिन्हें क्या बोला गया? 7 चक्रास पर स्ट्रक्चर्ड है। इसमें था डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज। तो जो एआई के रिसोर्सेज होते हैं वो मतलब लोकतांत्रिक हो, हर किसी का उस पर अधिकार हो, न कि किसी एक कंपनी का, किसी एक देश का इस पे अधिकार हो।
इस एआई से क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। तो ऐसा एआई डेवलप करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और एआई उसके बाद एआई सिक्योर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हर कोई डाटा इसका अवेलेबल कर सकते हैं। और एआई का यूज किसके लिए, साइंस के लिए सबसे ज्यादा हो सकता है। एआई फॉर साइंस, सोशल इंपावरमेंट, ऐसा एआई डेवलप करना जिससे सोशल के लोगों को इंपावरमेंट हो, मजबूत हो, सामाजिक भावनाएं बढ़े। और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो आदमी का कैपिटल डेवलपमेंट है उसमें भी एआई मदद करे। और रिजिलियंट एआई सिस्टम, मतलब जो ऐसा सिस्टम जो मजबूती प्रदान करे, ठीक है। तो ये 7 की पिलर्स थे जिन्हें क्या बोला जाता, चक्रास बोला गया था। ये वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। ये आपकी इच्छा पे है, वॉलेंट्री का मतलब आपकी इच्छा पे, और नॉन बाइंडिंग मतलब आपको बांधने वाला नहीं है। न कि ये रिजिड रेगुलेटरी मैंडेट्स को, कि भाई जो एआई होता है उस पे एकदम रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कठोर, रेगुलेटरी मैंडेट्स का मतलब होता है एकदम उसको कठोरता से हैंडल करना। ऐसा नहीं है, ये एआई एआई ऐसा चीज बनाओ जिससे वॉलेंट्री है, जो आप चाहते हो वो ऐसा यूज कर सकते हो उसको। जो ये डिक्लेरेशन था इसे वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों पर आधारित था। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा बन सकता है। इसका मेन थीम क्या था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। और डिक्लेरेशन का उद्देश्य एआई बेनिफिट्स को इक्विटेबली शेयर करना है। जो एआई के बेनिफिट्स होते हैं वो हर कोई इसका फायदा उठा सकते हैं, आपका लोअर लेवल तक लोग जो भी बैठे हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और विशेष रूप से जो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हैं उनको लिए फाउंडेशन कैपेबिलिटीज जो चाहते हैं, अभी जो डेवलपिंग देश हैं वो अपना फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज को और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा कि जो दिल्ली में एआई डिक्लेरेशन हुआ, किसमें कितने देशों ने इस पे सहमति प्रदान की, 88 कंट्रीज में 7। और इसमें 7 की पिलर्स थे जिसमें से डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योर एआई, एआई फॉर साइंस, सोशल एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, रेजिलिएंट एआई सिस्टम था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है 7 की पिलर्स कौन से थे, उसमें 3 दे देगा और एक कोई अलग दे देगा, ठीक है। तो वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026 का 16वां एडिशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये है बाकलो, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। वज्र प्रहार किसके साथ आयोजित होती है, ये एक्सरसाइज आयोजित होती है यूएसए के साथ। किसके साथ, यूएसए के साथ। ये स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज होती है, ये एक स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज होती है। और जो इस बार की इसका 16 एडिशन कहाँ पे होगा, ये होगा आपका बकलो, बाकलो हिमाचल प्रदेश में। बाकलो एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसका क्या क्या उद्देश्य रहेगा वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जिसका 16 एडिशन अभी जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है कहाँ पे, बाकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक्सरसाइज का जो उद्देश्य की बात करें तो वो डिफेंस कोऑपरेशन को डीपन करना, मतलब जो डिफेंस के कोऑपरेशन है इंडिया और यूएस के बीच में उसको और ज्यादा मजबूत करना। इंटरऑपरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना, मतलब किस तरह से दो आर्मी एक दूसरे के साथ जॉइंट और ऑपरेशनल किस तरह से कर सकती है। और एडवांस जो स्पेशल ऑपरेशन टैक्टिक्स होती है, जो आजकल नए जमाने की टैक्टिक्स होती है उसको और ज्यादा टेक्निक्स और प्रोसीजर का एक्सचेंज करना। मतलब यूएस आर्मी और इंडिया का आर्मी के बीच में क्या क्या टेक्निक्स है, उससे इंडियन आर्मी के पास क्या मजबूत चीज है या यूएस आर्मी के पास क्या मजबूत चीज है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 2026 का जो एडिशन होता है इसमें काउंटर टेरर ऑपरेशन, कि जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेरर ऑपरेशन, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। और जब भी कोई भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैसे करते हैं, प्रिसीजन का मतलब एक पॉइंट पे कैसे किसी को वार किया जा सकता है। और उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन और सिम्युलेटेड बैटलफील्ड कंडीशन के तहत जॉइंट प्लानिंग पर स्ट्रांग एम्फेसिस रहेगा। मतलब सिम्युलेटेड करना मतलब कॉपी करना, बैटलफील्ड मतलब जैसे युद्ध के मैदान कैसे होते हैं उसको कंडीशन को बनाना और उस पर जॉइंट प्लानिंग करना, ये मुख्य इसका उद्देश्य रहेगा इस बार की जो वज्रप्रार एक्सरसाइज है। और ये किसके साथ होती है, यूएस की स्पेशल आर्मी के साथ होती है। एक्सरसाइज में इंडियन और यूएस के स्पेशल फोर्सेस के बीच में ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और टेक्टिकल एक्सपर्टीज शेयर को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। उसके अलावा अदर एक्सरसाइज को देखते हैं तो आर्मी की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उसमें पहला अभी वज्र प्रहार हो गया, ये किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। उसके अलावा युद्धाभ्यास, ये भी किसके साथ होता है, यूएसए के साथ। उसके बाद बात करें सूर्य किरण, ये किसके साथ होता है, ये नेपाल के साथ होता है। हैंड इन हैंड, चाइना के साथ होता है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो शक्ति होता है ये किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ। अजय वॉरियर यूके के साथ। और यदि बात करें मैत्री एक्सरसाइज की, ये किसके साथ आयोजित होता है, थाईलैंड के साथ।
और बात करें संप्रीति एक्सरसाइज, ये किसके साथ आयोजित होती है? बांग्लादेश के साथ। और धर्म गार्जियन ये होती है जापान के साथ। और गरुड़ा शक्ति ये किसके साथ होती है? इंडोनेशिया के साथ। और इक्वेरियन किसके साथ होती है? मालदीव्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइज है जिसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यदि करें तो नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज किसके साथ होती है? यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। 3 कंट्री है, कौन कौन? मालाबार, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके अलावा बात करें वरुणा किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। और कोंकण होती है यूके के साथ। और सिम्बेक्स होती है सिंगापुर के साथ। और सिलिनेक्स होती है श्रीलंका के साथ। और सिम्बेक्स यहाँ से देख सकते हैं सिंगापुर, और सिलिनेक्स मतलब श्रीलंका के साथ। और बात करें एयरफोर्स की तो गरुड़ा किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ। और डेजर्ट डेजर्ट ईगल ईगल होती है यूएई के साथ। उसके अलावा हाल ही में एक चर्चा मेरी तो मिलान एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज जो अभी वाइजैक में विशाखापट्टनम में हो रही है, वाइजैक में। और मिलान नामक एक विलेज भी यहाँ डेवलपमेंट किया गया जहाँ इंडिया के कल्चर को शो किया जाएगा। इसमें क्या होगा? 70 से ज्यादा नेवीज इसमें भाग लेते हैं। तो एक मिलान एक्सरसाइज भी किससे रिलेटेड है? नेवी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेवल में मालाबार और मिलान बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको बार बार एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है। वही गरुड़ शक्ति आप देख सकते हैं कि ये किसके साथ होता है। तो अभी में हाल ही में कौन सा हो रहा है? वज्र प्रहार। ये कहाँ पे आयोजित होता है? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको याद रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड सैंडर्स, इसका नाम है पिटेरोकार्पस सेंटेलिन्स का आयुसीन का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा इंडेंजर्ड। तो ये आयुसीन के कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसका भी हम एक एक करके एक बार एक वीडियोस लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। क्या वल्नरेबल होता है, क्या क्रिटिकल इंडिजेंट होता है, क्या इंडेंजर्ड होता है, और नियर थ्रेटेंड क्या पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब ये रेड सैंडर्स का कहानी क्या था और ये अभी चर्चा में क्यों आया था? तो हाल ही में आपको पता है तिरुपति में ये इंसिडेंट देखने को मिलता है। तिरुपति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्रा में अभी तिरुपति में आपको पता है भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। और हाईएस्ट बहुत ज्यादा पिलग्रिम्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो लेकिन इसी टाइम इससे थोड़ी दूर पर 30 या 40 किलोमीटर दूर पे एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है शेषचलम फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे ये है ना जो रेड सैंडल्स है ये पाया जाता है। और ये एक प्रजाति होती है जो मतलब रेड सैंडल्स की होती है, ठीक है। तो इसका क्या है कि इलीगल इसको इलीगली इसको काट लिया जाता है और इसको आगे बाजार में बेचा जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। और इसको लगभग इसके पेड़ को बड़ा होने में और मैच्योर होने में 30 से 40 साल लगते हैं। तो अपने आप में सोच सकते हो कि एक पेड़ को इतना मतलब मैच्योर होने में इतना टाइम लगता है जितना किसी एक इंसान को भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे जब ऐसे पेड़ होते थे इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन इनका हाल ही में क्या हो रहा है यहाँ पे इलीगल इसकी कटिंग हो रही है। तो इसके कारण ये रेड सैंडल्स चर्चा में आया था। ये कहाँ पे है? तिरुपति के दूर शेषाचलम फॉरेस्ट की ये घटना थी, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको जो सैंडलवुड भी कहते हैं इसको, और ये एंडेमिक ट्रीज है जो ईस्टर्न घाट्स में इंडिया में पाई जाती है। और आईयूसीएन का जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल होता है उसमें इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। और ये क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिल सकता है कि जो रेड सैंडर्स या जिसे पेट्रियोकार्पस सेंटेलिनस भी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः जहाँ रॉकी और डिग्रेडेड और फॉलो लैंड्स होती है और रेड सॉइल और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करता है। और ये फायर हार्डी होता है, मतलब इजीली फायर नहीं पकड़ता। और ड्रॉट रेजिडेंट भी होता है, मतलब इतना सूखे से इसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत स्लो ग्रोइंग स्पीस है, इसको मेच्योरिटी तक पहुंचने में लगभग 25 से 40 साल लग जाते हैं। मतलब 25 से 40 साल इसको पेड़ को बड़ा होने में लग जाते हैं। और इस हार्टवुड में इस सेंटेलिन नामक एक नेचुरल डाई निकलता है जिसे फार्मास्यूटिकल, फूड, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो इसके कारण इसका इलीगल कटिंग होती है, इस इलीगल स्मगलिंग बोल दो, इलीगल कटिंग बोल दो, इसकी देखने को मिलती है। और इसमें कौन सा नेचुरल डाई होता है? सेंटेलिन जो रेड कलर का एक डाइज होता है, इसको फार्मास्यूटिकल, फूड और लेदर में यूज किया जाता है। और इसकी हाई कॉमर्शियल वैल्यू भी है जिसके कारण इसका रैम्पेट मतलब बहुत तेजी से स्मगलिंग का शिकार हो रहा है। हाल ही में जो तिरुपति में पिलग्रिम्स है रूट को इसमें और स्मगलिंग के लिए इजी बना है, क्योंकि तिरुपति में जब आते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और उसमें कुछ लोग इस फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं और वहां से स्मगल कर लेते हैं। तो इतनी भीड़ में पता भी नहीं लगता और
प्रशासन भी इतना अलर्ट नहीं रहता है। तो हाल ही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जिसके कारण ये चर्चा में आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि रवांडा की राजधानी क्या है? तो अब रवांडा क्यों फेमस हुआ और रवांडा मतलब रवांडा अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? तो अभी हाल ही में जो अपन इंडिया के कुछ मिनिस्टर थे मिनिस्ट्री द्वारा रवांडा के साथ मतलब कोऑपरेशन करने पे बात आई थी, ठीक है। तो इस कारण से रवांडा का चर्चा में आ गया था। और रवांडा के बारे में दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आया था। और कल क्या कि संडे था तो इतने ज्यादा कोई क्वेश्चन बने नहीं थे, तो मैं सोचता था कि कुछ चीजें ऐसी बताई जाए जिससे आप मतलब मोटिवेट हो सकते हैं और दुनिया में अपनी अहमियत और कीमत को समझ सके, ठीक है। तो रवांडा की राजधानी है किगाली। क्या कैपिटल सिटी है? रवांडा की कैपिटल सिटी है किगाली। तो ये अफ्रीका में एक बहुत फास्ट ग्रोविंग कंट्री में से एक है रवांडा। और इसकी हिस्ट्री बहुत मतलब एकदम अपने आप में एक ब्लैक हिस्ट्री है। और उसके बाद कि रवांडा ने किस तरह से अपने आप को ग्रो किया, ये अपने आप में एक सुनने वाली और एक वो मतलब इंस्पिरेशनल कहानी है इनकी। तो इसके पड़ोस में देश देख सकते हैं, युगांडा है, तंजानिया है, बुरुंडी है, इधर इस साइड कॉन्गो है, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो या डीआरसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रवांडा है, रवांडा में किगाली इसकी कैपिटल सिटी है। तो रवांडा से इसमें कौन सी है, जो ये लेक विक्टोरिया यहाँ पे है, तो आपको पता है यहाँ नजदीक में नाइल रिवर भी इससे रवांडा से होके गुजरती है। तो रवांडा की हिस्ट्री की बात करें तो मैं इसमें एक कहानी क्या एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज थी। इसमें दो कम्युनिटी होती है, एक नाम है हुत्सी एंड एक सेकंड आई रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ उस नाम को। हाँ, हुत्तू। एक कम्युनिटी होती है हुत्तू और एक कम्युनिटी होती है तुत्सी, ठीक है। ये दो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है इस देश में, जैसे हिंदू और मुस्लिम हो सकते हैं वैसे हुत्ती और तुत्सी दो कम्युनिटी होती है रवांडा के अंदर। फिर क्या होता है कि इसी मतलब 1999 की बात है, इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके जो फाइटर जेट होता है या जिससे वो प्लेन से जाते हैं उसको किसी के द्वारा उसको मार दिया जाता है प्लेन को, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कि जो हुत्ती कम्युनिटी होती है वो तुत्सी कम्युनिटी को मतलब लगभग तुत्सी कम्युनिटी को 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है। और उनका ऐसा आरोप था कि ये तुत्सियों की वजह से हमारे जो प्रेसिडेंट थे हुत्ती कम्युनिटी का उसको मतलब मार दिया गया है, और उसकी कॉन्स्पिरेसी के कारण। तो इसके बाद वो मतलब ऐसी 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 सिचुएशन बनती है कि वो उनका एक एक आधार कार्ड उसका परिचय पत्र देख देख के तुलसी लोगों को अपने जो परिचित भी हो अपने दोस्त भी हो सबको ऐसे मतलब लोगों ने इतना नरसंहार किया था। तो मतलब सबसे बड़ा जब किसी के जेनोसाइड की बात करें तो आपको रवांडा का जेनोसाइड पक्का याद करना चाहिए। इसकी हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, एक साइकिल बाबा करके चैनल है, उन्होंने इस वीडियो को कवर किया था और मैंने भी वहीं से देखा था। उसके बाद ये कहानी मेरे दिमाग में छप गई थी कि किसी भी देश, और उसके बाद अब जिस तरह से रवांडा आगे बढ़ रहा है और रवांडा में जिस तरह से टूरिज्म और ये सारी चीजें आपको अफ्रीका के इस देश में आपको देखने को मिल रही है, वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज है, ठीक है। तो रवांडा की राजधानी किगाली है और इसमें जो हुतू और तुत्सी का जो एक मैसेकर होता है और या जीनोसाइड होता है, उसके कारण रुगांडा रवांडा भी बहुत पहले चर्चा में था। इसे लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स के नाम भी जाना जाता है, और इसमें जो मोस्टली हिली और माउंटेन्स है जिसके कारण। और इसके 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बुरुंडी हो गया, आपका तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साथ डीआरसी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और रवांडा की हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसके हाईएस्ट पीक है माउंट कैरिसिम्बी, जो लगभग 4507 मीटर ऊंची है। और ये दो इसमें दो मेजर अफ्रीकन रिवर गुजरती है, एक नाइल और एक जो कॉन्गो रिवर होती है जो रवांडा को फ्लो करती है। उसके अलावा अन्य रिवर की बात करें तो कगीरा, नया बारोंगो और रुजिजी भी इसमें शामिल है। और इसके लेक कीवू रवांडा की वेस्टर्न बॉर्डर डीआरसी पर स्थित है। कौन सी? लेक कीवू। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, लेक कीवू किन दो देशों के साथ बॉर्डर बनाती है? ये आपके डीआरसी और रवांडा के बीच में, डीआरसी और रवांडा के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। और हुतू और तुत्सी जो इथनिक ग्रुप से पॉपुलेशन का मेजोरिटी हिस्सा, और इनके बीच में वो मैसेकर हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सही आंसर है बगलियार। मतलब यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे याद करना है, बगलियार में बी ए, तो ए बी आ गया तो उसके बाद क्या आएगा सी। तो ये कौन सी नदी पे है? चेनाब रिवर पर है। बगलियार किस पे है? चेनाब। तो हाल ही में चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि इसमें बाढ़ आ गई थी
और जिसकी वजह से इस पे जो 450 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लग रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण ये चर्चा में बन गया। तो इसकी टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी कितनी है, इसकी है 900 मेगावाट की। तो इस पे दो प्रोजेक्ट लगे हैं, 450 मेगावाट, 450 मेगावाट की, 450 मेगावाट और 450 मेगावाट के दो इस पे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे हैं, जिसको हाल ही में एक को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इसमें आ गई थी बाढ़। और ये किस नदी पे है, इसका सही आंसर है चेनाब रिवर पे है। कौन? जो बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाँ, इसकी बात करें तो बगलियार की लगभग ये 900 मेगावाट का कैपेसिटी वाला है और ये चनाब रिवर पे बना हुआ है। और ये लगभग 450 मेगावाट ईच का है, मतलब 450 450, ये बगलियार आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये 2008 से भी इसको ऑपरेशनल स्टार्ट है, ठीक है। और वही बात करें इंडस ट्राइब्यूटरी की, तो इंडस चंद्र और भागा दोनों नदी से बनी होती है। कौन? ये जो चेनाब रिवर होती है, चेनाब रिवर है और चंद्र और भागा नामक दो नदियों से बनी होती है। और इस पे मेजर डैम्स की बात करें तो सलाल, दुलस्ती और बगलियार प्रोजेक्ट इस पे है, किस पे? चेनाब रिवर पे। और इसकी लगभग लंबाई 974 किलोमीटर आपको देखने को मिली है। जो बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पर रामबन डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रामबन। और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 900 मेगावाट की है और इसके दो स्टेजेस है, 450 450 के। और इस पर ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग इसकी 363 मीटर लंबा है और कंक्रीट और ग्रेविटी डैम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। और जिसके पास 450 मिलियन मीटर क्यूब कैपेसिटी का इसके साथ रिजर्व भी बनाया हुआ है। तो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 1999 में शुरू हुआ था और इसका कंप्लीट 2008 में ये कॉमर्शियली ऑपरेशनल ये शुरू हो गया था। और चेनाब रिवर में इंडस की 5 ट्रिब्यूटरी में सबसे बड़ी है। तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो भी है आपकी चेनाब रिवर। और ये चंद्र और भागा स्ट्रीम से बनती होती है, दो नदियां होती है अलग अलग, चंद्र और भागा, उनसे क्या बनती है? चंद्र, ये चेनाब रिवर। और इनका कॉन्फ्लुएंस से लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में बनती है। तो इनका जो दोनों का चंद्र और भागा कहाँ पे बनती है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और अपर रीजेस में जो इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। और ये जम्मू और हिमाचल हिमाचल प्रदेश से फ्लो करके पहले झेलम रिवर में बनती है और झेलम रिवर फिर किस में मिल जाती है? सतलज रिवर में। और फिर ये तीनों आगे जाके किस में मिल जाती है? इंडस रिवर में। इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी में मिल जाती है। और चेनाब पर दो मेजर डैम्स है, जैसे सलाल, अलाल, बगलिहार और दुलहस्ती डैम भी इसमें देखने को मिलते हैं। इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो इसमें आपको नीरू नदी, तावी, और राइट बैंक्स में बात करें तो अनस, बुटन नाला और मियार नाला भी शामिल है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो भी आपका चेनाब रिवर है। बगलियार भी, चेनाब और सलाल अलाल भी कहाँ पे है? चेनाब रिवर पे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके साथ अपने जो एनर्जी की इश्यूज है उसको शेयर किया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में आईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है पेरिस में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, जब 1973 और 74 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। जब ऑयल का क्राइसिस हुआ था 1973-74 में, तो उसके बाद इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में है। और इसमें लगभग इंडिया ने इसको 2017 में एसोसिएट मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। कब को ज्वाइन किया था? 2017 में। किसको? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। और इसमें कितने मेंबर है? 31 मेंबर्स कंट्रीज है और 11 एसोसिएशन कंट्री है, जिसमें से एक इंडिया था। हाँ, तो आईए का मैंडेट है कि जो ग्लोबल एनर्जी के ट्रेंड्स है उसको ट्रैक करते रहना, कब किसकी रेट कम बढ़ रही है, किसको कम हो रही है, किसको ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें कौन ट्रैक करता रहता है? जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो। और ये साउंड एनर्जी पॉलिसी को प्रमोट करना और मल्टी नेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को भी मजबूत करना इसका उद्देश्य है। आईए के 4 मेन फोकस एरिया रहते हैं, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी रहती है कि भाई हर देश के पास
जो भी प्रॉपर एनर्जी सिस्टम रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे उस देश का, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी रहे, और इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड भी उसका उसके साथ देखने को हम मिल सकता है। और भारत का जो टारगेट है नेट जीरो का वो 2050 शामिल भी है, ठीक है। हाल ही में 54 कंट्रीज ने एनर्जी मिनिस्ट्री ने आईए मिनिस्ट्रियल मीटिंग में कोऑपरेशन री इन्फोर्स किया। तो इसकी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने भागीदार लिया था, इस कारण ये चर्चा में है। तो इंडिया में एसोसिएट मेंबर के रूप में कब ज्वाइन किया था? 2017 में। हाल ही में इसमें कितने कंट्री है? 31 मेंबर कंट्री, और 11 इसमें एसोसिएशन कंट्रीज भी आप देखने को मिलते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? पेरिस में की गई थी, और कब? 1974 में। पीएम मोदी ने किसकी स्टेच्यू को सी राजगोपालचारी स्टेच्यू जो स्टेच्यू से रिप्लेस करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कल संडे के मन की बात हुई जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो एडविन लुटियंस है उसके स्टेच्यू को हटा के उसके जगह राजा जी की पिक्चर लगाई जाएगी। तो राजा जी का स्टेच्यू लगाया जाएगा। तो राजा जी कौन थे? ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे। और ये जब इनका स्टेच्यू लगा कि ये सिंबॉलिक दे रहा है कि हम जो भी पास्ट की चीज, मतलब जो कॉलोनियल चीजें हैं उसे छोड़ के हम अपनी जो मॉडर्न चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसकी इसी पहल के तहत इन्होंने पहले साउथ ब्लॉक और जो नॉर्थ ब्लॉक था उसको खाली करके सेवा तीर्थ के रूप में नया कंपाउंड अभी इंडिया में बनाया था, सेवा तीर्थ। तो ये अपने आप को एक जो कॉलोनियल थिंग्स होती है उसको चेंज करने के कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट होते हैं या कुछ ऐसी चीज होते हैं जिन्हें बताया जाता है, जैसे ये सिंबॉलिक होती है कि हम कॉलोनियल चीजों को छोड़ के हम जो अपनी मॉडर्न इंडिया की जो इंडिया की कल्चर है उसको अपनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सी राजगोपालचारी का स्टेच्यू इसको रिप्लेस करेंगे, जो एडविन लुटियंस था जिन्होंने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को डिजाइन किया था। कब? 1931 की बात है, जब दिल्ली कब बना था? कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बना था। और ये इंडिया के कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उन्होंने पावर को क्या सर्विस के रूप में देखा था? जो भी पावर मिली है वो बोलते थे पावर नहीं है, ये मेरे को सर्विस दी गई है और जिसे मुझे करना है। और 23 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? राजा जी उत्सव मनाया, सेलिब्रेट किया जाएगा राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल कोर्ट यार्ड में। राजगोपालचारी की स्टेच्यू भी अनवेल होगी, ठीक है। और 24 फरवरी से 1 मार्च तक राजगोपालाचारी की एक एग्जीबिशन भी होगी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर के साथ जो राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट भी डिजाइन किए गए थे। कौन कौन दो आर्किटेक्ट थे? हार्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस द्वारा। और न्यू दिल्ली का एक हिस्सा लुटियंस दिल्ली भी कहलाता है। तो आप समझ गए अभी किसकी स्टेच्यू लगने जा रही है? राजा जी की स्टेच्यू, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। हाल ही में लेजेंडरी जो बंगाली ऑथर थे शंकर, तो किस वर्ष उन्हें साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला? तो इनका हाल ही में निधन हो गया था, शंकर नाम है इनका। और ये एक बंगाली का जो बंगाली इतिहास है उसके सबसे बड़े कवियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़े ऑथर माने जाते हैं बंगाली हिस्ट्री के। और इसे इनको 2021 में क्या कौन सा अवार्ड दिया गया था? साहित्य अकादमी अवार्ड। 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड। तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, उनको किस अपनी कृति या किस जो पब्लिकेशन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। किसको? शंकर को। जैसे आपको शंकर के बारे में जो चीजें होती है वो जानने को मिलेगी। तो इमिनेंट मतलब एक प्रमुख विश्वविख्यात बंगाली ऑथर थे जिसका नाम था मोनी शंकर उपाध्याय, मुखोपाध्याय, जिसे पॉपुलरली मतलब जिसे नाम जाना जाता था, शंकर नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने 2021 में इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। और कैरियर में 100 से अधिक इन्हें नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। शंकर के फेमस नॉवेल्स की बात करें जिसमें कवरंजी, सिम्बाद्या और जन अरण्या है, ठीक है। कौन सी? कौरंजी, सिम्बाद्या और जन अरण्य अरण्या है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। और ये सत्यजीत जो रॉय होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री थे उसमें संबाड़िया और जन आर्या को, जो कलकत्ता ट्रायोलॉजी करके एक फिल्म है उसमें 1971 1975 के कुछ हिस्से को इसके रूप में अडेप्ट किया गया था। कौन से? सिम्बाद्या और जन अरण्या को भी फिल्म में लिया गया था। वहीं यदि कौरंजी की बात करें तो 1968 में पिनाकी भूषण मुखर्जी ने उत्तम कुमार के साथ जो फिल्म में अडेप्ट भी किया था। और शंकर को नोएल फेडरिक बारवेल, मतलब लास्ट जो ब्रिटिश बैरिस्टर एट कलकत्ता हाईकोर्ट के कलर के रूप में इन्होंने काम किया था, और रिपन कॉलेज से इन्होंने कोलकाता में एजुकेशन ली थी। तो इनके 3 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स याद रखना, कौरंजी, सिम्बाद्या और जन अरण्या है। और ममता बनर्जी ने इनका शौक व्यक्त करते हुए कहा कि इरिपेरेबल लॉस ये हो गया है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रहेगा।
इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 2021 में। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा उनको किस कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इनके फेमस नॉवेल्स आपके 3 हैं, जैसे कोवरेंजी, सिम्बाद्या एंड जन अरण्य। अगला क्वेश्चन है कि एआईएम में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2026 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आपका करण अडानी। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था? करण अडानी को। तो ये कौन देता है? एआईएमए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसका दिया गया? करण अडानी, जो आपको पता है किसके बेटे हैं, जो आपके अडानी ग्रुप के, जो अडानी ग्रुप और करण अडानी, उनका नाम क्या है, अडानी जो ग्रुप है उनके बेटे हैं, ठीक है। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है अडानी पोर्ट्स के। और 2026 के जो एआईएम है उसका बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इसमें इनको चुना गया है। जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसकी अभी प्लेटिनम जुबली चल रही है, मतलब 70th फाउंडेशन डे उनका अभी मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली के ताज पैलेस होटल में इनको दिया गया था। और करण अडानी आपको पता होगा अडानी ग्रुप एम्प्लॉयज को डेडिकेटेड किया और अपनी फैमिली को इसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी किया इन्होंने इस अवार्ड के बाद। और एआईएम मैनेजमेंट अवार्ड्स ये 2010 में इंस्टीट्यूट किया गया और ये बिजनेस और मीडिया, आर्ट, सोशल एक्टर्स सेक्टर्स और एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। और अन्य मेजर अवार्ड्स की बात करें तो सुनील भारती मित्तल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको दिया गया था? सुनील भारती मित्तल, जो कि कौन सी कंपनी के चेयरमैन है? ये आपके एयरटेल के। वही बात करें तो रैपिडो फाउंडर्स हैं, उनको क्या दिया गया? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किनको दिया गया था? रैपिडो फाउंडर्स को। वही कोचिन शिपयार्ड की बात करें जिनको लिए आउटस्टैंडिंग पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए, पीएसयू बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उसके लिए किसका अवार्ड दिया गया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को इसका अवार्ड दिया गया। और वही बात कर लो अनन्या बिरला, उनको यंग बिजनेस लीडर ऑफ द अवार्ड दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो करण अडानी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा इसका अवार्ड दिया जाता है। और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसको दिया गया? सुनील भारती मित्तल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है जो वसई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वसई के जो अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल है उसको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। और किसको दिया गया था? अवार्ड ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड किसको दिया गया था? वसई के कैथेड्रल को दिया गया था। तो कैथेड्रल का मतलब वही होता है कि चर्च होता है जिसको अवार्ड दिया गया था। और ये चर्च लगभग बहुत पुराने, कई सालों से इसका फैमिली रिस्टोरेशन किया गया था। और ये चर्च किसी भी ब्रिक्स और सीमेंट का इसमें यूटिलाइज नहीं करके, इसमें लकड़ी और बहुत सारे और चीजों को यूटिलाइज करके इसको बनाया गया था। तो इसके कारण इसका इतने लंबे समय से इसका वहाँ पे होना, और इसके कारण इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में इसको रिकॉग्नाइज किया है और उसको अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये आप देख सकते हैं यूनेस्को इसको अवार्ड ऑफ मेरिट का अवार्ड अभी 2026 में दिया गया है, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये कहाँ पे है? तो वसई के पेपड़ी विलेज में है, ठीक है। और इसे 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज और कंजर्वेशन में अवार्ड ऑफ मेरिट मिला, ठीक है। जो बैंकॉक में हाल ही में इसका अनाउंस किया गया। कौन सा अवार्ड मिला था? अवार्ड ऑफ मेरिट किसको? अवर लेडी ग्रेस कैथेड्रल। कहाँ पे है? वसई में। और वसई कहाँ पे है? आपका मुंबई में। और ये लगभग 475 ईयर्स ओल्ड कैथेड्रल है, जिसे पोर्टुगीज एरा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, को कम्युनिटी लेड रिस्टोरेशन के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है। और इसकी रिस्टोरेशन कॉस्ट की बात करें तो 4.5 करोड़ थी। और कंजर्वेशन दो वो आर्किटेक्ट एंसिली लेविस द्वारा पेरिया मेंबर्स और चर्च अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो कैथेड्रल सीमेंट या ब्रिक्स के बिना बनाया गया था, इसमें ब्रिक्स भी यूज नहीं है, सीमेंट भी नहीं किया, इसको मड बेस्ड कंस्ट्रक्शन से, इस टेक्निक से इसको बनाया गया था। और यूनेस्को साइटेशन स्किल यूज ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और कैथेड्रल्स को लिविंग प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में रिवाइव करने के लिए इन्होंने प्रशंसा की थी। उसके अलावा और बात करें तो 90 कंट्रीज ने इसमें असेस की और अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जापान और चाइना की प्रोजेक्ट्स को भी मिला और वसई कैथेड्रल को अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अवर लेडी ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को का कौन सा अवार्ड मिला था?
अवार्ड ऑफ मेरिट। और ये कैथेड्रल कहाँ पे है? ये आपके वसई मुंबई में आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किएगा। और आपके लिए हम लगातार इस क्लास को सुबह 7 बजे लेके आते रहते हैं। और आप आपका हमारे साथ बने रहना। शुक्रिया आप सभी का। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। एंजॉय इट योर लाइफ।